अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही है। उसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दिन ब दिन हमारी आवाम के अंदर पेनिट्रेट होती चली जा रही है और इस कदर पेनिट्रेट हो चुकी है कि बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान, सब के सब मोबाइल के ऊपर अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ ऐप्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए सारा दिन लोग जो है वो अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। ना सिर्फ मसरूफ़ रखते हैं बल्कि ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है जिसके लिए अब ये मोबाइल साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार भी कर रहा है लोगों को। वो किस तरह से कि एक शख्स है जो कि मोबाइल के ऊपर अगर वीडियो देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है, उसे इस्तेमाल करता है तो एडिक्ट बन जाता है। जैसे नशे का आदी बनता है वैसे मोबाइल का एडिक्ट भी बंदा जो है वो बन जाता है, और अगर एडिक्ट बन जाए तो फिर उसका गुजारा उसके बिना नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में बहुत सारी स्कीम्स लड़ाते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मिले और लोगों नज़र में मशहूर हों। और मशहूरी वायरल होने के लिए भी बहुत सारे फेक नाटक भी किए जाते हैं, बहुत सारे ओरिजिनली भी किए जाते हैं जो कि वायरल हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आवाम को समटाइम्स जहाँ पे बेनिफिट्स दे रही होती हैं बेरा रवि की तरफ भी राग़ब करती हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर, इसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ओवरऑल गुफ्तगू करेंगे। हम टिकटॉक पे भी बात करेंगे जनाब। तो आज के जो गेस्ट हैं हमारे साथ, मैं तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अली रज़ा मौजूद होंगे। अली रज़ा, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, और उनके साथ साथ उमैर अजमत साहब भी हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे। उमैर, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो जहाँ पे सोशल मीडिया पे गुफ्तगू हो रही है, सोशल मीडिया के स्कैम्स के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे लोगों से ऑनलाइन पैसे बटोरे जाते हैं जनाब, तो उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अली रज़ा की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली रज़ा, क्या कहेंगे आप? टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा कोहराम मचा दिया है हमारे माशरे में, लगता है आपके इसके अलावा कोई काम ही नहीं रह गया? जी बिल्कुल हनान, पहले ग्राउंड्स हुआ करते थे और खेलों की एक्टिविटी हुआ करती थी, उसके बाद ये सोशल मीडिया जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका। इसमें दो कैटेगरीज हैं। कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया पे आते हैं कि मुझे फेम मिले और मैं पॉपुलर हो जाऊँ रातों रात, और लोग मुझे कहें कि जी ये बहुत बड़ा एक टिकटॉकर्स है, ये व्लॉगर है, ये फेसबुक पे बहुत बड़ा इसके फॉलोअर हैं। तो एक तो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद उनका माइंड खुद ब खुद जो है वो अर्निंग की तरफ चला जाता है। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सामने तो नहीं आना चाहते, लेकिन वो व्लॉग्स और कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया की बनाकर उनको इस्तेमाल करते हुए अर्निंग इकट्ठी करते हैं, ताकि ऑनलाइन जो है वो अर्निंग इकट्ठी की जाए और घर बैठे कुछ अच्छे खासे जो है वो पैसे कमा सकें। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है वो इन चीज़ों पे हैं। लेकिन अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में तकरीबन बहुत ज़्यादा, फेसबुक भी जो है वो भी बैन है, यहाँ पे अर्निंग नहीं कर सकते आप लोग। हाँ, पेज पे जो है वो अगर कोई चीज़ अपलोड करते हैं वो वायरल तो हो सकती है, लेकिन उसकी अर्निंग जो है वो नहीं आएगी। इसके साथ अगर टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक पे भी जो है वो अर्निंग पाकिस्तान में बंद है, तो टिकटॉक पर भी जो है वो आप अर्निंग नहीं, लेकिन जुगाड़ लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ जो लोग हैं अगर वो फेसबुक के ज़रिए करवाते हैं तो उनके भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं कि किस तरीके से हमने अर्निंग करनी है, और जुगाड़ लगाने के बाद उसको किया जाता है। अब रही बात अपनी जो कंटेंट की, हम कंटेंट क्या दे रहे हैं लोगों को, लोग क्या देखना क्या चाहते हैं, तो हमारे अक्सर लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ओरिजिनल होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं वो फेक होती हैं। सिर्फ अपना कंटेंट और अपनी व्यूअरशिप के लिए, अपना वॉच टाइम पूरा करने के लिए लोग जो है वो झूठ भी जो है वो सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, और वो झूठ जो है उसको लोग जो है वो समझते हैं कि यार आज मैंने ये देखा था और वो ऐसे हुआ। बहुत से ऐसे प्रैंक हैं, मेरे एक दो दोस्त हैं उन्होंने भी प्रैंक किए हैं कि अपनी वालदा घर है और एक लड़की साथ ले गए कि जी मैंने शादी कर ली है, और वालदा उसको मार रही है एज ए व्यूअरशिप के लिए, और अपना जो पेज है उसको पॉपुलर करने के लिए लोग जो है इस हद तक भी जो है वो चले जाते हैं और तंग करते हैं लोगों को। तंग करने के बाद जो उसकी फॉलोइंग, मैं खुद पहले जो प्रैंक करता था, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया चैनल के थ्रू जो हम लोग कर रहे हैं उसमें भी ऑलरेडी मुख्तलिफ स्टोरीज करते हैं। तो स्टोरीज की कैटेगरीज हैं, ट्रेंड के मुताबिक जो है वो लोग देख। बहुत सारे लोग होते हैं वो नॉर्दर्न एरियाज में जाके उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसा व्यू ले लिया जाए कि लाइक्स ठक 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 बजना शुरू हो जाए। अब इस चक्कर में बहुत सारे लोग जान से भी हाथ गंवा चुके हैं। बहुत ज्यादा, यही मैं बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया ने एक लोगों को पागल भी कर दिया। अब हम इसको, जो गेम पबजी है ये भी सोशल मीडिया में ही आ जाती है। इसमें बहुत से लोगों को माइंड जो है वो
बच्चों के ख़राब किए हैं। एक सियालकोट पता नहीं कौन सा इलाका था जहाँ पे इशू बना था कि घर की गन पकड़ के इसी तरीके से गली में लोगों को मारना शुरू कर दिया बंदे ने। वो सिर्फ ये था कि पबजी माइंड में फंसी हुई थी और उसी माइंड में लोगों को बाकायदा तौर पर फायर मारे, उनको जख्मी किया और कुछ लोग मर भी गए थे। ये काफ़ी वायरल हुई थी स्टोरी। तो ऐसी चीज़ें जो है वो सामने देखने में, इसके रेक्ट सामने देखने में मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें सोशल मीडिया को, इससे फ़ायदा ले सकते हैं हम लोग। बहुत से लोग जो हैं वो टिकटॉक पर जो है वो अर्निंग बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और आजकल तो टिकटॉकर्स में माजरत के साथ कुछ खवातीन शायद गुस्सा ना करें, खवातीन को काफ़ी एज होता है कि वो बड़े अच्छे तरीके से अंदाज से गिफ्टिंग करवाती हैं ऑनलाइन और बड़े अच्छे तरीके से करवाती हैं। एक मेरा दोस्त है वो टिकटॉकर में सऊदीया में रहते हैं, बलोच है उनका, एक ग्रुप बना हुआ है बलोच के नाम से। उनका काम ही सिर्फ ये है कि लोगों को गिफ्टिंग करना, कि लोगों को किस तरीके से जो गिफ्टिंग करते हैं। वो इसी तरीके से एक क्वीन पाकिस्तान के नाम से एक आईडी है, उनको जो है वो बगैर तस्दीक, बगैर किसी बात के, बगैर किसी देखे ना कोई राब्ता उनके साथ, लेकिन उनको गिफ्टिंग की जाती है और खुले दिल से गिफ्टिंग की जाती है। तो ये एक काफ़ी तरीके से उनको अर्निंग होती है इस बात की, और वो लड़कियां बैठकर बस इंटरटेन करते हैं ना लोगों को, एंटरटेनमेंट करने के लिए मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं कि आप कॉफी अपने ऊपर गिरा लें या फिर डांस करके दिखा दें, पनिशमेंट में आ जाता है या कुछ इस तरह के मामला। लेकिन जहाँ पे टिकटॉक के ऊपर एंटरटेन किया जाता है लोगों को, इसके साथ साथ बहुत सारे स्कैम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं स्कैम्स जनाब? उमैर अजमत से जानेंगे। उमैर साहब, नॉन कस्टम गाड़ियाँ हों, जाली मोबाइल हों, या फिर इसके साथ साथ आपको मैसेज आए ऑनलाइन के जनाब आपका इतने लाख का इनाम निकला है, इस तरह की बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हनान, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनकी एक बड़ी खासियत ये है कि वो को अच्छा काम करें या ना करें, लेकिन आवाम को लूटने, उनके साथ फ्रॉड करने के जो नित नए तरीके हैं ना, उनमें पाकिस्तानी कौम बड़ी महारत रखती है। होना तो ये चाहिए, दुनिया के किसी भी महज़ब कौम के हाथ जब कोई टेक्नोलॉजी लगती है तो उसका को मस्बत इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में कोशिश की जाती है कि उसका को मनफी इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके। अली जिस तरह से बात कर रहे थे कि सबसे पहले सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, तो सब आप देखें, बिलखुसूस फेसबुक और उससे भी ज़्यादा टिकटॉक को आप देखें तो वहाँ पे सारिफीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आपको हैजानी कैफियत में मुब्तला नज़र आएगी। जिस तरह अली ने पबजी की बात की कि वो इतने ज़्यादा अपने असाब पे उसको सवार कर रहे थे कि वो अपनी हकीकी जो ज़िंदगी है उसको भी पबजी समझते हैं लोग, और फिर उस तरह के वाक़यात होते हैं। जैसे एक लड़के ने अपने फैमिली में अपनी वालदा की जान ले ली थी, इसी पबजी से इंस्पायर होके। सियालकोट का वाक़या अली ने बताया कि किस तरह लड़के ने सरेआम फायरिंग कर दी थी। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं और ये मिसालें हैं, और ये सारा के सारा जो है मनफी इसके असरात जो है हमें नज़र आ रहे। गो के सोशल मीडिया के मस्बत जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उन पे भी एक अच्छी डिबेट हो सकती है, मगर हमारी सोसाइटी के अंदर और बिलखुसूस हमारी जो यूथ है, क्योंकि मकसद कोई नहीं है, बेमकसद आप देखें फेसबुक पे लोग सारिफीन कितना अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। नौजवान जो है वो, और उससे उनको हासिल क्या है, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेस्टिंग ऑफ टाइम है। हालांकि वो चीज़ें जो है वो आप अपनी कोई स्किल बढ़ा सकते हैं। अगर आपने आईटी में या सोशल मीडिया यूज़ करना है तो आप इससे कोई कारोबार करना सीख सकते हैं, आप कोई दीगर स्किल्स सीख सकते हैं। बेज़ाहिर मैं वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए होती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी किस्म की एंटरटेनमेंट ज़्यादातर बिलखुसूस टिकटॉक पे। मैं बल्कि आपको ये बताता हूँ, कुछ दिन पहले एक बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, उसकी जानिब से कहा गया था कि जी फलां वो लड़के हैं, उन्होंने टिकटॉक से वो महाना करीबन 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। तो हमारी अब मेंटालिटी ये बन चुकी है कि हम सिर्फ उस पैसे को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे वो कर क्या रहा है। फजूल किस्म की अगर आप पोस्ट करेंगे जिनका आपके लिए या आपकी सोसाइटी में कोई तामीरी किरदार है ही नहीं, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि लोग उन चीज़ों को क्यों प्रमोट करते हैं। अब दूसरी बात जो आपने सवाल किया उससे ताल्लुक़ है, और जो मैंने अपनी गुफ्तगू के इब्तदा में कहा था कि पाकिस्तानी कौम कोई ऐसा तरीका छोड़ती नहीं है जहां से उनको पैसे ना आ सकें। बिलखुसूस आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन पे वो आपको मैसेज आते हैं कि आपका फलां इनामी स्कीम में से पैसे निकल चुके हैं। ये तो भी बहुत पुरानी बात, सालों पहले इस तरह के मैसेज आते थे। कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम
का लोगों को झांसा देकर उनसे लाखों नए करोड़ों दौर का के साथ साथ बटोरे नए गए। तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर? मुख्तलिफ चैनल्स की नाम लेकर इनामी स्कीमें शुरू की गई, उनमें से लोगों से पैसे बटोरे गए और मासूम लोगों के कभी आपको आया मैसेज? मेरा ख्याल है कि कुछ सैकड़ों बार मैसेजेस आए होंगे। आप क्या रिप्लाई करते हैं? मैंने कभी रिप्लाई मेरे नहीं को किया है नहीं। ऐसे मैसेजेस को मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया। फिर उसके बाद आप दूसरा आ जाए, ये जो लोन ऐप्स शुरू हुई थी उनमें सिर्फ सहूलत ये थी कि लोगों को ये कहा जाता था कि कोई रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा नहीं, उसी में पीछे आप देखें कितने लोगों की जिंदगियां गई हैं, कितने लोगों, यहाँ तक कि रावलपिंडी में एक बंदे ने खुदकुशी तक की है कि लोगों को दिया 25,000 या 20,000 जाता है, उसकी उतारते उतारते वो कर्ज उतारते उसकी ज़िंदगी चली जाती है मगर वो कर्ज ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह के बेशबहा केसेस हैं कि जहाँ पे पॉजिटिविटी है पाकिस्तान में, उसको नेगेटिव अंदाज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। भाई इसमें ये भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि अर्निंग लोग किस तरीके से करना चाहते हैं और वो लोग देखना पसंद करते हैं कि जी हमें पता चल सके कि हम अर्निंग किस तरीके से करें। तो अर्निंग के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं, नए दौर के साथ नए फ्रॉडिये जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। मेरा एक दोस्त था, उस पर मैंने बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट भी बनाई थी, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई, जिसपे ये था कि उसको फ़ोन आता है कि मामू मैनू बचाला, मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। और ये कईयों के साथ हुआ है जो और उसको अच्छा, ये वाकया क्या है मैं कंप्लीटली सुनना चाह रहा हूँ और लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अच्छा, लेकिन इसमें एक ब्रेक ले ले, ब्रेक एक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम सोशल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नए गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और सोशल मीडिया के हवाले से टॉपिक को, गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। हमारे जो गेस्ट हैं, तारुफ करवा दूँ, हमारे साथ जहांगीर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, और उनके साथ साथ फजील अहमद साहब हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं वो भी मौजूद होंगे। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर और जहांगीर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जहांगीर, ये बताइएगा, टिकटॉक के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी कि बेरा रवि भी बहुत सारी सोशल मीडिया की वजह से पैदा हो रही है और स्पेशली बच्चे जो हैं वो भी इस चीज़ पे अब लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पढ़ाई भी मुतासर होती है और इसके साथ साथ बड़े, जैसे बहुत सारे हमने वाक़यात सोशल मीडिया पे ही देखे कि टिकटॉक बनाते हुए नॉर्दर्न एरियाज़ में पुल से कोई गिर के जान बहक हो गया और कोई किसी हादसे का शिकार हो गया। आप क्या समझते हैं कि अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना भी है तो एक मुनासिब तरीके से अगर किया जाए जिससे कोई जानी नुकसान ना हो? अच्छा ना, देखें, हमारी किसी भी चीज़ को देख लें कि उसकी जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं इसी तरह उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो कंटेंट प्रोडक्शन की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, सोशल मीडिया के यूटिलाइजेशन के हवाले से हमारी ट्रेनिंग कोई नहीं है। अखलाकियात जो वैसे ही वो दम तोड़ रही हैं सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहाँ पर बेरा रवि की आपने बात की या कंटेंट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है, वो सारा कॉपी पेस्टिंग है फॉरेन का या किसी दूसरे मुल्क के हवाले से। सॉन्ग्स की अगर बात करें, पिक्चराइजेशन की बात करें या कोई भी चीज़ ऐसी, उनको देखा देखी जब उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की जाती है तो बहुत सारी अपनी वैल्यूज़ जो हैं, इकदार हैं, वो बहुत पीछे रह जाती हैं और एक गैप इतना ज़्यादा है जनरेशन का, क्योंकि हमारे यहाँ टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जितने भी लेटेस्ट टूल्स हैं सोशल मीडिया के हवाले से, उसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं हैं। ये सबसे बड़ा गैप है जिस वजह से जो यूथ इसमें इंगेज होती है उसको ये पता है कि जनाब इसको मेरे पेरेंट नहीं देख रहे। तो सबसे बड़ा उनका ओपननेस के हवाले से या उनकी वल्गैरिटी के हवाले से या अखलाकियात का जनाजा निकालने के हवाले से जो हमारे यहाँ वीडियोस आती हैं, उसमें सॉन्ग्स आते हैं या जो भी उसमें कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा उनको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स इसमें नहीं हैं। एक जनरेशन गैप की वजह से, इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से, तो जिसको कहते हैं ना मादर पिदर आज़ादी, तो वो उनको एलिमेंट मिल जाता है वहाँ पर। तो वो बच्चे और बच्चियाँ जो कि उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, फिर उनको कोई डर, कोई खौफ, कोई सोसाइटी का वो नहीं रहता कि हमें कोई रोकेगा, कोई मना करेगा। जैसे आपको अगर पता हो कि माजी में इवन गली मोहल्ले के जो पूरा एक इलाका था वो देखता था अपने, कोई भी बड़ा आपको रोक सकता था इर्रिस्पेक्टिव कि आपका रिलेटिव है या नहीं है। अब तो आपको आपका कोई पेरेंट्स नहीं रोक सकते, तो बाकी दूसरे जो आपके लोग हैं सोसाइटी के, वो क्यों रोकेंगे आपको? अब वो जो बॉन्ड था सोसाइटी का वो ख़त्म होता जा रहा है कि पूरे इलाके के बड़े को बड़ा समझा जाता था, ठीक है, कोई भी आपके
ददयाल में, ननियाल में सारा एक लंबा चौड़ा खानदान होता था। वो चेक एंड बैलेंस की सूरत में रहता था कि ये लड़का गली में क्यों खड़ा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, फलां बच्चों के साथ ये क्यों फिर रहा था। तो एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है हमारी सोसाइटी से, सोशल मीडिया की वजह से। अब मादर पिदर आज़ादी वाली बात है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, कोई किसी को टोकने वाला नहीं है, और कोई किसी को रोकने की कोशिश भी करे तो वो कहते हैं कि हु आर यू। तो हमारे यहाँ पेरेंट्स को भी इवन कह दिया जाता है कि आप हमें ना रोकें, हम लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ चल रहे हैं, हम लेटेस्ट फैशन के आपको साथ क्या चल रहे हैं। पता, कह दिया हाँ, जाता है। आपको क्या पता, आप पुराने जमाने के हैं और ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी सोशल मीडिया की वजह से हैं, जिसने जो फैमिली बॉन्ड है वो बहुत वीक कर दिया है। अब हमारे यहाँ इवन ब्रदर एंड सिस्टर आपस में एक दूसरे पर पाबंदी नहीं लगा सकते सोशल मीडिया पे, जो आपने भी एग्जांपल्स देखी होंगी। इवन एक वाकया हुआ था कि एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया था, वो उसकी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से। ये भी एक वाकया सोशल मीडिया पे ऐसा आया था कि वो जेलसी फैक्टर में अपने भाई को दोस्तों के साथ मिलके मर्डर हुआ था वो ऐसा। तो इस तरह के कई वाकयात सोशल मीडिया में बड़े पड़े हैं, और पावर का एलिमेंट वो पिस्टल्स के साथ और वेपन्स के साथ अपनी पिक्चर्स को, वीडियोस को शेयर करना, प्रमोट करना, तो वो एक पावर का एलिमेंट के लिए यंगस्टर उसको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि फेक डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म पहन के, फेक फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहन के टिकटॉक बन रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ कमर्शियल्स दी जा रही होती हैं डॉक्टर बन के। हाँ, रियलिटी से हट के बहुत सारा कंटेंट ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है जिसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी फेक वीडियोस वायरल हो जाती हैं जिनको लोग समझते हैं कि ये किसी डॉक्टर ने बात कही होगी, ये कोई पुलिस वाला होगा। इवन असल पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, असल डॉक्टर्स भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा ऐसा कंटेंट इसमें वो आ रहा है जिसमें रियलिटी कोई नहीं है। ये ख्याली दुनिया और एक ऐसी दुनिया है जिसका हकीकत से उतना ताल्लुक है नहीं जितना उसको प्रमोट कर दिया जाता है, जितना उसको वायरल कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से हमारी सोशल वैल्यूज़ इकदार हमारी वो खासी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फजील भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। फजील, आप नहीं समझते कि सोशल मीडिया जो है अब कह लें कि लफ्ज़ों की जंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? गुज़श्ता दिनों ये जो सुप्रीम अंजुमन ताजरान भी अलग हुई थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ी हुई थी। असल सुप्रीम अंजुमन ताजरान और नकल सुप्रीम अंजुमन ताजरान एक दूसरे को ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए हनान, सॉरी, जो सोशल मीडिया है वो कोई भी ऐप आप देख लें सोशल मीडिया की, उसको अगर आप पॉजिटिव वे में लें तो बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो आप उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जहांगीर भाई ये भी कह रहे थे कि बात सारी है कि हम उन ऐप्स से, उन जो वेज हैं सोशल मीडिया के, उनसे प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। तो हमारी जैसे आपने वो दोनों जमातों की बात की है जो अलग हो चुकी हैं, उन्होंने एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश की, वही अल्फाज की जंग, कि फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें या फिर इंस्टाग्राम देख लें, और वहाँ पर जो सियासी पार्टीज़ हैं वो भी एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में, उनके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, गलत साबित करने के चक्कर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि आप अपनी फैमिली के अंदर वो अल्फाज जो हैं वो बैठ के नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब यही है कि सोशल मीडिया जो है वो आज के दौर के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो गलत ज़बान है या फिर गलत अल्फाज हैं वो सोशल मीडिया ऐप्स पे आपको देखने में मिलेंगे। कि आपके बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो आपकी नई जनरेशन है वो यूज़र है सोशल मीडिया की, और जो पेरेंट्स हैं जैसे जहांगीर भाई कह रहे थे कि वो इनका बड़ा एक उनका गैप है सोशल मीडिया से, वो इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों को एक आज़ादी है कि हमारे वालिदैन हमको नहीं देख रहे या हमारे बड़े जो हैं वो हमको नहीं देख रहे। वो जो जी चाहता है वहाँ पे अपलोड करते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें आती हैं सामने उनको देखते हैं। अब सबसे जो इजी वे है वो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हर ऐप सोशल मीडिया की आपके पास मौजूद है, आप जो चाहें वहाँ पर देख सकते हैं। और जो ये जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं ये दुनिया को करीब करने के थी तमाम जो आपकी ऐप्स हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है वो माजरत के साथ हमारी जो नई नस्ल है उसने गलत इस्तेमाल इसका शुरू कर दिया। और आज के दौर में आप देखें जैसे टिकटॉक की आप बात कर रहे थे, तो टिकटॉक पे भी जो ऐसा मवाद है जो कि सोसाइटी के अंदर फ़ायदामंद साबित हो सकता है वो बहुत कम देखा जाता है, जबकि उसके अगेंस्ट जो नेगेटिव मवाद है उसको देखने वाले भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हम खुद जो हैं वो पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ चुके हैं। अगर हम खुद चाहें कि हमें पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, हम मुआशरे के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को परवान चढ़ाएं, तो हम पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, लेकिन हम खुद ही
नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो नई नस्ल है वो उनको जैसे आज़ादी मिल गई हर चीज़ की, वो कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूलों के अंदर भी, अब स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी सोशल मीडिया यूज़र हैं और उनको हर चीज़ का पता है। और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि वालिदैन जो हैं वो अगर सोशल मीडिया यूज़र नहीं हैं तो उनके बच्चे जो हैं वो जो चाहते हैं वो करते हैं। और जो अल्फाज की बात है वो आप देखें कि पिछले दिनों में जो फेसबुक या ट्विटर एक सबसे अहम सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पर बहुत ऑफिशियल्स जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं बजाय फेसबुक या इंस्टाग्राम के। और वहाँ पर भी ऐसे ऐसे अल्फाज लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं कि आप वो अल्फाज किसी भी महफिल के अंदर पढ़े लिखे लोगों के अंदर बैठकर वो अल्फाज यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि नुकसान जो है वो हमारी आने वाली नई नस्ल का है कि हम उनको दे क्या रहे हैं। जो हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ थी वो तो हर चीज़ हम भूल चुके हैं। हमारी नई नस्ल को तो उनके करीब भी नहीं, उनको पता ही नहीं कि हमारी क्या सकाफ़त थी, हमने क्या हमारे बड़ों ने छोड़ा था हमारे लिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर इसको अभी भी बेहतर किया जा सकता है। इसमें यह है कि कुछ लोग, जैसे जहांगीर भाई ने कहा कि डॉक्टर्स, वकील और पुलिस वाले इसमें आ चुके हैं, लेकिन वो बात वही है कि पॉजिटिव चीज़ों को हमारा माशरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन सोशल मीडिया का जहाँ पे नुकसान है, फ़ायदा भी तो है ना। जैसे एक चीज़ स्टार्टिंग पे हमें देखने को बहुत मिली थी, हर बंदा पिस्तौल निकालता था, शोखी करने के लिए 2 फायर किए, वीडियो बना के अपलोड कर दी। ये अभी 14 अगस्त का वाकया है, एक्सप्रेस वे के ऊपर वो टिकटॉक बनाने के चक्कर में लड़के ने फायरिंग की। एक राहगीर बेचारा जा रहा था, उसको फायर लगा, वो वहीं पे उसकी डेथ हो गई। तो नुकसानात तो ये हैं सोशल मीडिया के। आप मतलब वेपन्स ये देखें, यही बात वही आ गई कि वालिदैन जो हैं उनकी भी अब कंट्रोल नहीं रहा अपनी औलाद के ऊपर, बच्चों के ऊपर। एक बच्चा अगर वो 17 या 18 साल का है, वो घर से वेपन लेकर निकल रहा है, बंदूक उसने पकड़ी है, पिस्टल पकड़ा है, तो उसके वालिदैन उसको रोक सकते थे, लेकिन नहीं। आज बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी करते हैं। और ये एक बंदे ने बनाई वीडियो मैं पिस्टल के साथ, और दूसरे ने चाहा मैं भी बनाऊं, मैं इससे अच्छी बनाऊंगा। वो एक्सप्रेस वे पे वो यही फायरिंग कर रहा था, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था लड़का, बेचारा डेथ हो गई उसकी। गरीब आदमी थे वो, पास ही उनका गांव था। तो अब ये देखें कितना नुकसान हुआ है। घर का वो बच्चा जो है वो चला गया। उसके बाद जिसने वो फायरिंग की, अब उनके वालिदैन जो हैं उनको अलग से परेशानी है। वो लड़का उनका पकड़ा गया, वो भी तो जवान था, उसकी अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद। जो जिसकी ज़िंदगी उस गोली चलने की वजह से ख़त्म हुई, उसके वालिदैन की ज़िंदगी जो है वो भी अजीरन बन गई। एक किस्म के 2 खानदान उजड़ गए, तबाह हो गए। और उसके साथ जो लड़के थे उनको भी पकड़ा हुआ है। वो भी मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। अभी ज़िंदगी में उन्होंने पढ़ना था, लिखना था, माँ बाप के ख्वाब जो हैं वो पूरे करने थे, लेकिन उसके अगेंस्ट आप देखें कि इसके साथ जो उनकी तरबियत हुई थी, या फिर तरबियत चलें, वालिदैन जो हैं वही बात है कि उनका कंट्रोल औलाद पे नहीं रहा, जिसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव जो हैं वो ज़्यादा इस माशरे के अंदर परवान चढ़ रही हैं। और सोशल मीडिया ऐप्स, हम ये नहीं कहते कि वो मुकम्मल तौर पर नेगेटिव हैं या उनका मकसद नेगेटिव था बनाने का। मकसद तो पॉजिटिव था, लेकिन हमने उनको नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उसके वो सिर्फ हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि उससे पॉजिटिव माशरे के अंदर पॉजिटिव रोल्स जो हैं वो लाए जाएं, पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उनको माशरे में पहुंचाया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये किस लिए बनाई गई थी ऐप्स। लेकिन नेगेटिव जो ज़्यादा है वो यूज़ सोशल मीडिया ऐप्स का इस वक्त बढ़ चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा जहांगीर साहब, ये भी तो होता है ना, लड़के लड़कियों की आईडीज़ बना के और लड़कियां लड़कों की आईडीज़ बना के लोगों को तंग किया जाता है फेक आईडी से। फिर ये भी होता है डुप्लीकेट आईडी भी बना दी जाती है, और ये तो डुप्लीकेट आईडी वाला तो रिवाज बड़ा शुरू हुआ है, बना के दूसरे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है उनमें से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये ऐसा है कि आपने देखा होगा कि वो जब डिजिट्स आते हैं ना कि पाकिस्तान में इतने करोड़ सार्फिन फलां ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि इस एज ग्रुप के इतने लोग तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जितने एग्जिस्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें आ रहे होते हैं कि हमारे यहाँ यूज़र इतने ज़्यादा। उसका मकसद ये है कि एक बंदे ने 4-4 अकाउंट बना के उसमें डाले हुए हैं।
मेरा ख्याल है कि पाबंदी होनी चाहिए, कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि एक बंदा एक आईडी, उसके अलावा कोई ना हो, एक ऐप पर एक आईडी से ज़्यादा एक बंदे की पॉसिबल ही ना हो। जैसे हमारा आईडी कार्ड है, वो पाकिस्तान में एक बंदे का एक आईडी कार्ड ही बन सकता है। उस आईडी कार्ड, जिस तरह एक आईडी कार्ड है, आपकी एक आइडेंटिटी है, तो आपकी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फला सब पर मैक्सिमम एक ही ऑप्शन होनी चाहिए कि आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं। अब देखें क्या हो रहा है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले जाएं, ई कॉमर्स की तरफ चले जाएं, तो सारे फेक अकाउंट्स बनाकर इवन जो गोरों के नाम पर यहाँ से ऑपरेट हो रहे होते हैं या यहाँ बैठ के दूसरे ममालिक से ऑपरेट हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब, ब्रेक से पहले जहां पे छोड़ा था आपने, मैं चाहता हूं। अच्छा ना, हम बात कर रहे थे कि उतने ज़्यादा यूज़र रियलिटी में होते नहीं है जितने अकाउंट्स शो हो जाते हैं। तो उसका वजह यह है कि एक बंदे ने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अकाउंट्स बनाए होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर, फला नाम पर, एड पोस्टिंग के नाम पर और फला। तो उस सारी चीज़ को रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि एक जो सोशल मीडिया ऐप है उस पर एक बंदे का एक अकाउंट हो। उससे एक तो फेक जो एंट्रीज़ हैं वो रोकी जा सकती हैं, फ्रॉड के केसेस रोके जा सकते हैं, ब्लैकमेलिंग के केसेस रोके जा सकते हैं, और इस तरह से फेक जो मैसेजेस प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि डॉक्टर नहीं है वो, लेकिन डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहन के वो मैसेज दे रहा है डॉक्टर के तौर पर, वो पुलिस वाला नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म पुलिस वाले का पहन के अपने आप को पावरफुल शो करवा रहा है। इस तरह से वेपन के साथ जो पिक्चर्स आती हैं उनको पकड़ना भी आसान होगा। जो वायलेशन हो रही है, जो कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, वो भी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस मंजर आम पर आते हैं कि इंसानियत की तजलील की जा रही होती है, वायलेंस किया जा रहा होता है, तशद्दुद की वीडियोस बना के उसको अपलोड किया जाता है सिर्फ वायरल होने के लिए, अकाउंट्स अपना वायरल करने के लिए। तो इस तरह अगर फेक अकाउंट ना हो, पीछे पता हो कि फ़लाँ जेन्युइन बंदा ये है, तो उससे कानून की गिरफ्त भी आसान हो सकती है और साइबर क्राइम के केसेस भी कम हो सकते हैं, और सिर्फ अच्छा जो कंटेंट है वो भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पता होगा कि फेक कंटेंट प्रोड्यूस करने से फौरी गिरफ्त होगी, पकड़ा जाएगा, तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ कानून की गिरफ्त में आएंगी। तो इस हवाले से सारी सोशल मीडिया ऐप्स को मेरा ख्याल है कोई ऐसी पॉलिसी, या एटलीस्ट पाकिस्तान के अपने जो हुकाम हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान में जितने भी अकाउंट बने सारे वैलिड हों। इसको इंश्योर करने के लिए उसको चाहे आईडी कार्ड से मुंसलिक करें, चाहे। और दूसरा जहांगीर साहब, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है आजकल, ये बड़ी डेंजरस है। कहा जा रहा है कि किसी की भी बॉडी हो, उसके ऊपर किसी की भी तस्वीर लगा के कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा, ये हो तो रहा है ना, इससे बहुत सारे लोगों के घर भी टूटेंगे, बहुत सारे घरों में लड़ाइयाँ भी पड़ेंगी। हाँ, डीप फेक के नाम से जो वर्ड यूज होता है, उसमें मर्ज ऐसी चीजें कर देते हैं, पिक्चर्स को, वीडियोस को मर्ज कर देते हैं कि वो इतना फेक होता है, लेकिन इतना उसको महारत से किया गया होता है कि वो आपको सच लगने लगता है। जैसे वो गुज़श्ता रोज मैं एक चीज देख रहा था, वो कह रहे थे आप किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लें, वो आपकी ऐड आपको बना के देगा। जैसे शाहरुख खान के हवाले से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया किसी और ने, फेस उसका शाहरुख का लगा दिया, वो जैसे जैसे बोलता था, एक्सप्रेशन, हर चीज शाहरुख जैसे जो है। अच्छा, ये ऐसे ही हो रहा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा इन हो गई है कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की जगह वो ले रहे हैं। जैसे इवन न्यूज़कास्टर भी हमारे इवन पाकिस्तान के कुछ चैनल्स ने स्टार्ट कर दिया है कि एआई न्यूज़कास्टर। तो इस तरह से आपके मैसेजेस पहले स्टार्ट हुआ चैट जीपीटी, और इस तरह से अब बोलने की तरफ आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि उसकी इवन फिजिकल स्ट्रक्चर सारा मार्केटिंग की जा रही है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। जैसे रोबोटिक पहले होता था, अब रोबोटिक से भी आगे की चीज़ें चली गई हैं कि वो रोबोट तो नहीं होगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल इस तरह से होगा कि वो लगेगा रियल लेकिन वो होगा नहीं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे इस तरह से आ रही हैं, लेकिन उसमें भी मैं कहता हूं कि अब देखिए टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ना ही बढ़ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब पूरी दुनिया ने आगे को जाना है, लेकिन मसला यह है कि जहां पर फेक चीज़ें, डबल एंट्रीज, एक बंदा 10-10 जगहों पे
वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो फेक अकाउंट है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो क्रिएट करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी जितना फेक अकाउंट्स। अब देखें, ये मामला फेक अकाउंट से ही स्टार्ट होता है, किसी की चैट, किसी की वीडियो, किसी की। अब वीडियो इनिशियली कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई होती है, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है, उसे अपलोड सारे कहीं का ना कहीं से तो किया सारे गया का ना। सारा 100% झूठ नहीं होता। वो कहते हैं ना, कोई बात निकली है तो पीछे कोई बात जरूर होगी, इनिशिएट कहीं से ये बात हुई है। हर किसी के बारे में क्यों नहीं वीडियोस आ जाती, हर किसी के बारे में क्यों नहीं उसके स्क्रीनशॉट्स आ जाते। कोई ना कोई मामला इनिशिएट हुआ होता है तो फिर उसको टारगेट किया जाता है, फिर उसमें एडिशनली कोई ना कोई हेल्प ली जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, लेकिन वो बंदे की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। बिल्कुल ठीक कहा। आप क्या कहेंगे फजील इस सवाल? देखिए अनान, जो जैसे जहांगीर भाई का बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई पीछे बात होती है, 100% उसमें गलती नहीं होती, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर तेज़ी से सामने आ रही है, तो आप पूरी दुनिया में आप देखेंगे जब भी कोई वो टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं तो सबसे पहले वो उसके नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हैं कि फ्यूचर में इसकी जो नुकसानात हैं वो क्या होंगे और उन पर हमने काबू कैसे पाना है। तो पाकिस्तान के अंदर या एशिया के जितने भी ममालिक हैं, ज़्यादातर यहाँ पर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने कहा कि रोबोट्स जो हैं वो काम करेंगे, तो इस वक्त आप देखें कि जैसे सोशल मीडिया के नुकसानात हुए हैं, इस चीज़ को भी देखें कि फ्यूचर में इसके नुकसानात क्या होंगे और इस पर हम काबू कैसे पा सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जैसे आपने खुद कहा कि बहुत से घर तबाह होंगे, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। खतरनाक चीज ही है, मतलब किसी ने कुछ किया ना हो, उसकी फोटो लगा के आप जो फोटो मर्जी लगा वीडियो के। में दिखा रहे हो। अच्छा, फिर ये भी एक चीज है, जब तक आपने क्लेम करना होता है, जब तक आपने लोगों को हकायक दिखाने होते हैं, तब तक आप जलील हो चुके होते हैं। अच्छा ना, बिल्कुल। लेकिन एक ये चीज़ आ रही है कि जितनी वीडियोस और जितने स्कैंडल्स आ रहे हैं ना, एक टाइम वो आएगा जब लोगों को इसकी परवाह नहीं होगी। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है, उसको और आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट है, तो आपको वो वीडियो, वो चैट जो है वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो टाइम आने वाला है, लेकिन बहुत सारे वो लोग अभी इसको- आया नहीं, और लेकिन हमारे माशरे में वो जल्दी आएगा भी नहीं। यहाँ पे तमाशा देखते हैं लोग, नहीं, वो ठीक तमाशा है, चाहे किसी का भी लगा लेकिन दिया। वो जो कहते हैं ना कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, तो अब वो टाइम आने वाला है कि लोग यकीन माने यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत सौ की परवाह है। क्यों फजील, ऐसे ही है। बिल्कुल। लोग अपना काम छोड़ के दूसरे के अपना नाम काम छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं कि आपका उसके साथ क्या राब्ता है, हाँ। आप उससे कौन सी बात कर रहे हैं, आप उसको ऐसे कहें, आप उसको ऐसे कहें। और ये बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से आ रही हैं। और जैसे जहांगीर भाई ने बात की है कि बहुत जल्द ये टाइम आने वाला है कि जब एक दूसरे पे हमको ट्रस्ट होगा, तो किसी तीसरे बंदा तो जो वो मर्जी करता रहे, जी इसकी ये चैट है, इसकी ये वीडियो आ गई, इसकी तस्वीर आ गई, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त लोग जो हैं वो अपना काम छोड़ के दूसरे पे ध्यान रखते हैं। ये क्या करता फिर रहा है, इसको देखें, इसका किससे राब्ता है, ये किससे बात करता है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपना काम जारी रखें, आप भी किसी से बात कर ले। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप भी किसी से और क्या पता वो करता हो, करता भी हो या ना हो, किसी को क्या लेना देना इससे। मतलब उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, वो जैसे मर्जी उसको गुजार सकता है। जब उसको हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप इसको जैसे मर्जी गुजारें, तो आप बंदा तीसरा इंसान वो क्या इसमें, उसका क्या रोल है, वो क्यों रोकेगा? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों को बिजनेस भी करने का मौका मिला ऑनलाइन, और पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जहांगीर साहब। अच्छा, पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा अर्निंग भी हो रही है, लोग इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी दो मुख्तलिफ सिमतें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ई कॉमर्स कर रहे हैं और कुछ ना कुछ रियलिटी इन्वॉल्व है, ग्राउंड रियलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें भी सिर्फ वो हैं जो ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिखावा करके वो अर्निंग हो रही है। जैसे यूट्यूब वीडियोस की अगर बात करें तो कहा तो जाता है कि वो टैलेंट को प्रमोट करने के लिए है और टैलेंट सामने आ रहा है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा खला बन रहा है कि अगर मैं कई दफ़ा मैं स्टेटमेंट ये ओपनली दे चुका हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि अगर आज यूट्यूब बंद हो जाए ना तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएं, क्योंकि उन्हें कुछ और आता नहीं है, और वो टैलेंट वो ऐसा है जो सिर्फ वो जो कहीं और यूज भी नहीं हो सकता। हालांकि ई कॉमर्स वाले अगर वो बंद भी होगा तो प्लेटफॉर्म उनको मार्केटिंग आ चुकी है, वो सेल करेंगे।
तो आप हुनर ऐसा सीखें, स्किल ऐसा सीखें कि किसी एक चीज़ के मोहताज ना हो, आप यूट्यूब के मोहताज ना हो। अगर ऐसा स्किल सीखें कि यूट्यूब ख़त्म भी हो जाए ना, जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है वो भूखा नहीं मरेगा, जिसको वेब डेवलपमेंट आती है वो भूखा नहीं मरेगा, जिसको ई कॉमर्स आती है वो भूखा नहीं मरेगा। तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स मौजूद हैं जो ग्राउंड रियलिटी में काम कर रही हैं, लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर उसको ज़्यादा अर्निंग कर रही हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म बंद होने से वो स्किल्स आपकी ख़त्म नहीं होंगी। तो मेरा ये मशवरा है तमाम यंगस्टर्स को कि वो स्किल एटलीस्ट एक ऐसी सीख लें कि अगर यूट्यूब या ऐसा स्नैपचैट या जो भी है, ये सारा कोई प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाए तो ग्राउंड रियलिटी में आप कुछ करके अर्निंग कर सकें। अच्छा, झूठ का आंसर बहुत ज़्यादा होता है सोशल मीडिया पे। जो लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, बंदा कंगला हो लेकिन उसके साथ साथ उसने अपना लाइफस्टाइल ऐसा दिखा देना है कि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लेना है। तो एक झूठ के जरिए जो अपनी पॉपुलैरिटी बनाई जाती है उस पर भी तो देखिए हनान, हमारे माशरे के अंदर लालच जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है और लोगों को दिखाया जाता है कि आप अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, इस तरफ आएंगे तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। वो पैसा, गाड़ी, ये सारा झूठ बोल के लालच उनको देकर लोगों को वो अपनी तरफ लेकर आते हैं, माइल किया जाता है। जब लेकर जाते हैं तो बंदा फिर, जैसे वो जहांगीर भाई ने कहा कि वो मोहताज हो जाता है सिर्फ उनका, और वो यूट्यूब चैनल हो या जो भी हो, कोई एक चीज़ का जब वो मोहताज हो जाता है ना, वो फिर आगे का रहता है ना पीछे का रहता है, उसका लालच उसको ले डूबता है। और जो लोग हैं वो, जाहिर सी बात है, अमेज़ॉन है या दूसरी जो ऐप्स हैं वहाँ से ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, लोग अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं, वो एक पॉजिटिव वे है सोशल मीडिया का। लेकिन इसके साथ जो झूठ दिखाया जाता है लोगों को, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करके, बहुत अलग सी चीज़ें दिखाकर उनको जब उस तरफ लाया जाता है, वो सिर्फ ज़हनी तौर पर उसी में रह जाते हैं कि हमने यही करना है, यहाँ से हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, गाड़ी बना लेंगे, घर बना लेंगे। तो वो जब रियलिटी में जाते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं तो मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको आता ही कुछ नहीं होता। पहले तो लोग बग़ैर सीखे जब जाते हैं तो वो फिर ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो लोग उनको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग ही ये हुई होती है कि आपने जैसे मर्ज़ी लोगों को लेकर आना है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं सोशल मीडिया पे कि वहाँ पर लोग जो हैं वो आपको कहते हैं कि जी आपने ये ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो ये काम करेंगे आप, 4 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, 2 घंटे करना पड़ेगा घर बैठकर ही। लेकिन जब वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर कहा जाता है आपने फिर इन्वेस्ट करना है इसके अंदर 1 लाख 1.5 लाख। पहले कुछ भी नहीं बताया जाता, पहले सिर्फ उनको लालच दिया जाता है, जहनी तौर पर तैयार किया जाता है। उसके बाद वो लाख 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, चाहे वो डूब जाए 1.5 लाख, लेकिन लालच में आकर तो लोग वहाँ पर चले गए ना। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो है वो झूठ के ज़रिए पैसा जो है वो भी कमाया जा रहा है, ये भी एक सच्ची बात है। बिल्कुल ठीक कहा। स्टडीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया स्टडी में तो मैं नहीं समझता कि कोई हेल्पफुल साबित हो रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया से दूसरी चीज़ें जिसको हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं उसमें सोशल मीडिया नहीं है। उसमें आपके गूगल क्लासरूम है और इस तरह कुछ ऐप्स और हैं। कभी आप ये नहीं कह सकते कि फेसबुक पे बड़ी पढ़ाई हो रही है, टिकटॉक पे बड़ी पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि फिजिकल जो स्टडीज़ होती हैं ना, उसका नेमुल बदल मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया है। लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त निकाला। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट किया है। गली मोहल्ले मैदान हर जगह पे बच्चे बूढ़े नौजवान सब के सब जो है वो क्रिकेट के दीवाने नज़र आते हैं और इसे खेलते नज़र आते हैं। आप गलियों के अंदर देख रहे हैं, फुटबॉल हो टेप बॉल हो, इस सब के साथ जो है वो बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं। और इसका खुमार इस कदर ज़्यादा बढ़ चुका है कि जब भी कोई पाकिस्तान टीम का मैच होता है तो बड़ी स्क्रीन का ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद यही होता है कि भरपूर तरीके से उस मैच को एंजॉय किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर टैलेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो प्लेयर्स की तरफ से किया जाता है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनली मैचेस जो होते हैं या PSL के मैचेस जो होते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें आपने देखा होगा कि मैचेस फैसलाबाद की जब स्पेसिफिकली बात की जाती है, यहाँ पे मैचेस
हुए PSL के नज़र नहीं आते। लाहौर में भी होते हैं, कराची में भी, दूसरी कंट्रीज़ में भी जाके हुए हैं, लेकिन फैसलाबाद हमेशा से इस चीज़ से महरूम रह जाता है। आखिर क्यों, क्या वजूहत हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे साथ केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर साहब मौजूद हैं और क्रिकेट के हवाले से बड़ी नॉलेज रखते हैं, क्लब भी रन किया है। तो वेलकम करते हैं जी नवीद नज़ीर साहब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ असद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो सबसे पहले नवीद साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नवीद साहब, क्या वजूहत हैं जिनकी बिना पे PSL के मैचेस जो हैं वो इकबाल स्टेडियम के अंदर नहीं हो पाते? क्या हमारे पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या फिर कुछ और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद के वो शहर है जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। तो जब पाकिस्तान की क्रिकेट बैन थी तो वाहद पाकिस्तान का शहर था जिन्होंने, फैसलाबाद का शहर था जिन्होंने T20 करवा के ICC को सारी फुटेज भेजी गई PCB की। PCB ने टोटल यहाँ पे 8 दिन इतनी ज़्यादा आवाम हमारी देखने के लिए आई मैचेस। तो जो बैन लगा हुआ था पाकिस्तान की क्रिकेट पे, तो वो PSL T20 के मैचेस के बाद उन्होंने बैन ओपन कर दिया। उसके बाद के जो भी था उस टाइम के चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा जी कि हर साल हम T20 का मैच लाजमी इधर टूर्नामेंट करवाएंगे। सॉरी जी जी। तो वो समझ नहीं आ रही कि PCB वाले क्यों नहीं फैसलाबाद को मैच दे रहे। और सिक्योरिटी के वाले से देखा जाए तो फैसलाबाद के वाहद शहर है जो 1.5 मिनट की दूरी पे है सरीना। 1.5 मिनट बाद टीमें जो है वो इकबाल स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाती हैं। मुल्तान, पिंडी, लाहौर, कराची कम से कम 35 से 40 मिनट लगते हैं उन्हें होटल से ग्राउंड जाने तक। तो ये फैसलाबाद की आवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है और हमारी इंतज़ामिया ने भरपूर जोश इतना कोशिश की है। हमारे DC साहब थे सुहेल अशरफ साहब, उन्होंने बाकायदा उनकी टीम बुलाई कि जी बताएं क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी PSL के लिए, T20 के लिए, इंटरनेशनल के लिए। तो हम सारी उसको फिलफुल करते हैं। उनकी टीम आई है 10 बंदों की, उन्होंने सारा विज़िट किया, सारी चीज़ें लिख के दी हैं। उसके बाद DC साहब चेंज हो गए तो रमीर साहब ने, रमीर राजा जो चेयरमैन थे, उन्होंने ओके किया वो था। अब सेठी साहब आए, उन्होंने ओके किया PSL के मैचों के लिए और उनकी एक डिमांड थी कि जी फैसलाबाद PSL के लिए एक टीम तैयार करें। तो वो फैसलाबाद के जो भी ताजरान हैं, जहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, इनको मिलके एक फैसलाबाद की टीम तैयार करनी चाहिए जो कि PSL के हिस्सा ले और फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा मैचेस हो सकते हैं। जो सहूलत है मुझे, जैसे अभी कुछ 2 माह 3 माह पहले ग्राउंड की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी रमज़ान में, जो गवर्नमेंट ने पैकेज दिया था आटे का, उसकी वजह से अब जो पिछले DC साहब थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको ग्राउंड को भी और पिचों को भी बड़े मुझे हदायत दी है और बड़े अच्छे तरीके से हमने मैनेज कर लिया। अभी नए DC साहब जो आए हैं अब्दुल्ला नैयर साहब, उनका भी काफ़ी है स्पोर्ट के साथ लगाव है। वो DC सरगोदा भी रहे हैं, बड़ा अच्छा वहाँ भी उन्होंने स्टेडियम में काम किया, स्पोर्ट्स के साथ बड़ा लगाव है। तो उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह ताला, जैसे अभी चल रहा है तो PCB से बातचीत तो हो रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ताला PSL के मैचेस डेफिनेटली इधर होंगे। शायकीन के हवाले से क्या कहेंगे? फैसलाबाद के लोग, अगर पास्ट में देखा जाए, कौन से मैचेज हैं जो कि इकबाल स्टेडियम के अंदर हुए और पब्लिक का रिस्पांस क्या रहा उस पर? मैंने पहले भी कहा कि 2013 में जब हमने T20 करवाया उसमें इस तरह फुल पैक था कि रेवेन्यू का मसला तो नहीं है PCB को, उसके बावजूद भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हुआ। तो जितनी पब्लिक यहाँ पे मैच देखने आती है, ख्वाह वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, क्योंकि फैसलाबाद के अपनी आबादी जो है वो 80-90 लाख है। उसके बाद चनोट है, समुंदरी है, जंग है, मुख्तलिफ जो एरिए हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लोग जो है मैच देखने भी आते हैं। और फैसलाबाद की आवाम को बहुत ज़्यादा जुनून है, पूरे पाकिस्तान की आवाम को है मगर फैसलाबाद की आवाम को बहुत स्पेशल जुनून है। तो हम जाएं अपने इंटरनेशनल प्लेयरों को वहाँ से पास बैठ के देखें, तो पब्लिक का तो बहुत ज़्यादा रुझान होता है। फैसलाबाद में सिर्फ लाइट जलती है इकबाल स्टेडियम में तो पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। आपको तो बहुत बेहतर पता है नान के इतने प्रोग्राम अपने भी किए हैं वहाँ पे, जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो वाम कैसे आती है। तो मगर मैचों के लिए तो वाम बड़े बेचैन है और स्पेशली जो फैसलाबाद के स्पोर्ट्समैन हैं वो बेचारे बड़े
उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इधर इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिले और हम भी उनका देखें और इसी तरह हम खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नवीद साहब, आपने जैसे बताया कि टीम 1 से 1.5 मिनट में डायरेक्ट होटल से स्टेडियम के अंदर आ जाती है, सिक्योरिटी रिस्क बहुत कम है, शायकीन भरपूर पार्टिसिपेट करते हैं, इवन ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया जो रिक्वायरमेंट्स से पूरी करेंगे। इसके बावजूद अगर नहीं आ रहे, क्या ये पॉलिटिकल डिसीजन तो नहीं, कोई इसके पीछे पॉलिटिक्स तो नहीं खेली जा रही किसी किस्म की, कि रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, सिक्योरिटी भी है, इंतज़ामिया भी साथ दे रही है, फिर इशू कहाँ पे? इशू पीसीबी के साथ सिर्फ ये चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जैसे बाकी सारे स्टेडियम हमारे पास हैं, इसी तरह फैसलाबाद का स्टेडियम ही हमें दिया जाए। आज से 10-12 साल पहले तो वो सिर्फ ग्राउंड मांग रहे थे, अब वो टोटली सारा जो एरिया है वो सारा हमें मांग रहे हैं कि जितनी शॉप्स हैं या मुख्तलिफ जो एरिया बाकी हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं तो वो सारा हमें दिया जाए। वो सारी जो उनके हदूद के अंदर जो जो चीज़ें जनरेट करें और वो आप हम स्टेडियम पे लगाएं और जो आपके मुलाजम हैं उनको हम सैलरी दें। तो ये थोड़ा सा इशू चल रहा है उनके साथ काफ़ी देर से। तो उसके लिए भी हमने कहा था कि हम हमारे डीसी साहबान थे, उन्होंने कहा जी कि हम सारा कुछ करते हैं जैसे भी आप कहेंगे, हमें एमओयू साइन कर लें कि जी हम इंटरनेशनल मैच और पीएसएल के मैचेस देंगे इधर, तो हम पैसा सारा लगाते हैं, जो जो आपकी डिमांड है, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई, इसके बावजूद भी नहीं होगी तक। तो इस मामले को कोई हाईलाइट किया गया या कि जो इंतज़ामिया उसकी तरफ से कोई मुतलका प्राइम मिनिस्टर या सीएम तक बात को पहुंचाया गया और मामले को हल करने की कोशिश की गई हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ पाकिस्तान पीसीबी की तक इंतज़ामिया ने बातचीत की है। अभी इसको सोचा जा रहा है काफ़ी दिनों से कि इसको हाईलाइट किया जाए और मीडिया के थ्रू हम जाएं और इसको हाईलाइट करें। देन अपना, क्योंकि हर तीसरे दिन पीसीबी का चेयरमैन चेंज होता है। रमीर राजा से बात हुई है, उन्होंने डन किया, सेठी साहब से बात हुई है, उन्होंने डन किया। अभी ज़काश साहब चल रहे हैं, उनका भी अभी अपडेट चल रहा है कि क्या बनना है। तो एक चेयरमैन मुस्तकिल बैठ जाए, उससे बातचीत हो, फिर हम इंशाल्लाह ताला इधर मैचेस वगैरह करवाते हैं। और दूसरी बात, जब काम करना होता है वो आप सीट पे बैठे हों, अच्छी तगड़ी सीट पे, आपके साइन चलते हैं, आपके ऑर्डर्स चलते हैं, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर वो करना चाहें तो विद इन फ्यू डेज ये काम जो है वो डेफिनेटली चेयरमैन साहब कहें तो हर सूरत यहाँ पे मैचेस हो सकते हैं। यानी तो हम इंशाल्लाह ताला जैसे भी है आपके तरफ से सिटी 41 की तरफ से मैं ये बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जो ज़काश साहब जो हैं वो देखा जाए तो पीपल पार्टी से उनका काफ़ी लगाव है। तो काफ़ी दिनों से मैं भी एक दो पीपल पार्टी के बंदों को मिला हूँ इसी फैसलाबाद के स्टेडियम के लिए, फैसलाबाद की आवाम के लिए कि मैचेस आएँ और फैसलाबाद की आवाम भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, PSL के मैचेस हों, एंजॉय करें। तो बात चल रही है, देखिए अल्लाह बेहतर करेगा। चलें जी, लेट्स सी। हमारी कोशिश होगी कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि PSL के मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में भी आपको देखने को मिले। तो हमारे साथ असद रज़ा भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। असद, बताइएगा, आप खुद भी क्रिकेटर हैं, तो जहाँ पे क्रिकेट को फ़रोग मिलता है ऑटोमेटिकली क्रिकेटर को भी खुशी महसूस होती है। तो क्रिकेटर्स जो मुख्तलिफ क्लब्स के हैं, फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, उनकी कितनी ख्वाहिश है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो यहाँ पे फैसलाबाद में हो? देखें, एक क्रिकेटर होने के नाते जब बंदा फॉरेनर प्लेयर्स को देखता है और अपने सामने देखता है खेलते हुए, फिर बंदे को फिर और रुझान पैदा होता है खेलने के लिए। तो हमारे लिए तो बहुत ये है कि यहाँ पे PSL के मैचेस हों ताकि हमें और जज्बा मिले और हम मेहनत करके उनकी में खेलें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और शायकीन क्रिकेट कितने का, आप क्योंकि फ़र्स्ट क्लास खुद भी खेल चुके हैं, तो फैसलाबाद में लोगों को क्रिकेट से कितना लगाव है? मैच अगर होते हैं उनका रिस्पांस क्या आता है? फैसलाबाद के लोग बहुत दिल खोल के आते हैं। बहुत जब भी कोई मैच, हालांकि इवन के ये पीछे सागा प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा आई हुई थी। फैसलाबाद के आवाम बहुत ज़्यादा आती है मैचेस देखने के लिए, और ये तो ज़्यादती है कि PSL के मैचेस हों यहाँ पे तो और ज़्यादा क्राउड आएगा यहाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नवीद साहब, हमारे स्टेडियम की स्पेशली बात की जाए तो कितना क्राउड इसमें आ सकता है? और जो लास्ट आप 2013 की मैचेस की बात कर रहे हैं, सारी टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। यहाँ पे हमारे पास कोई 22,000 बंदा अंदर बैठ सकता है। 22,000? तो उसके अलावा हमने स्क्रीनें लगाई थी बाहर, कोई 8 से 10,000 बंदा बाहर था T20 के मैचेस देखने के लिए। फाइनल मैच जो, बाकी तो 7 दिन मैचेस चलते रहे राउंड के,
तो वो जो फाइनल था उस पर इतना क्राउड था, नजम सेठी साहब और शहरयार साहब उस टाइम के दोनों वो चेयरमैन थे, तो दोनों मैच देखने आए। उन्होंने पूरा मैच को एंजॉय किया और उन्होंने स्पेशल हमारे जो डीसी साहबान थे उनसे मिल के उन्होंने कहा कि जी हम टेस्ट मैच करवाएं या वनडे करवाएं ना करवाएं, इधर T20 का पूरा टूर्नामेंट है वो हर साल इधर होगा। उसके बाद 2 साल हुआ, उसके बाद वो हमें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ये नहीं समझ आ रही कि क्या बीच में वजह क्या है। तो एक तो वजह मैंने आपको बता दी है कि वो जो स्टेडियम मांग रहे हैं, तीसरा एक और स्टेडियम बजाते खुद अगर अकेला लेना हो तो ठीक है, आप पूरी सराउंडिंग्स को, वो तो फिर डीसी साहिबान के अंडर आते हैं, ये मुनासिब चीज़ भी नहीं है। ज़ाहिर वो ग्राउंड लें अपना, अगर ग्राउंड फिर उसके बाद ग्राउंड लेने से भी प्रॉब्लम आ रहा ना। ग्राउंड लेते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पीसीबी के मैचेस होंगे, जो हमारे 108 क्लब हैं यहाँ पे उनके कोई मैच नहीं होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते हैं उनमें सिर्फ एक इफ्तिताई मैच या लास्ट फाइनल मैच होगा, उसके अलावा यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं होगी सिवाय पीसीबी के मैचेस से। जो 108 क्लब हमारे फैसलाबाद के हैं उनके लिए बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बच्चे फिर वही, अल्लाह ना करे, माशरा जैसे चल रहा है, जितने जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं तो वो वही नशे पे और मुख्तलिफ वारदातों में बच्चे लग जाएंगे। तो मैंने तो उन्हें पीसीबी वालों को कहा था कि हमें एक ग्राउंड आप दे दें तो आप स्टेडियम ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो बच्चों के खेलने के लिए तो जगह हो ना। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम है, बोड़ा वाला ग्राउंड है और सईद अजमल ग्राउंड है जो मतलब सरकारी तौर पे है। उसके अलावा तो स्कूलों कॉलेजों के पास जो ग्राउंडें होती थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। तो मैं पीसीबी को यही कह रहा हूँ कि हमें फैसलाबाद में एक ग्राउंड दिया जाए, तो आप स्टेडियम ले लें। फिर तो उस तरफ वो आते नहीं है, वो कहते नहीं जी हमने इसी तरह हमने करना, तो ठीक है, वरना नहीं। टेक्निकलिटीज़ क्या हैं इसके पीछे? पीसीबी ऐसा क्यों कह रहा है कि जस्ट अगर मैचेस होंगे तो पीसीबी के होंगे और कोई नहीं होंगे? क्या बाकियों को खेलने का हक नहीं? वो भी तो पाकिस्तान नहीं, वो ऐसे है जैसे मतलब जब इंटरनेशनल, ये भी तो इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे 24 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 16 वनडे हो चुके हैं। तो फिर जैसे अभी कज़ावी स्टेडियम है, उसके अलावा लाहौर में बहुत सारी ग्राउंडें हैं, मुल्तान में बहुत सारी ग्राउंडें हैं, कराची में बहुत सारी ग्राउंडें हैं। तो वो दूसरे मैचेस जो है ना डोमेस्टिक के जो क्लब लेवल के हैं वो नहीं कराते हैं उधर ना, ये मतलब उनका रूल है। वो आम ग्राउंडों में होंगे। जैसे अभी फैसलाबाद का स्टेडियम लेते हैं तो हम सईद अजमल ग्राउंड में, बोड़ा वाले ग्राउंड में ये 2 ग्राउंडें हमारे पास होंगी। उसके अलावा हम बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? 108 क्लब कहाँ खेलेंगे जाके? तो ये तो मतलब जो इतनी हेल्दी एक्टिविटी है और इतना जुनून है, इतना पैशन है और इतना लगाव हो गया क्रिकेट के साथ, अवाम का, पेरेंट्स का, स्टडी को पीछे करके क्रिकेट को खिलाया जा रहा है बच्चों को कि वो बच्चे जाएं, ऊपर जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, देखा जाता है कि स्टेडियम को अक्सर दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी यूटिलाइज कर लिया जाता है, तो क्या पीसीबी को अगर दे दिया जाएगा उनसे महरूम हो जाएगा? वो डेफिनेटली वो नहीं होने देंगे। जैसे जैसे मतलब अगर देखा जाए यूरोप में तो बहुत सारे स्टेडियम ऐसे हैं जो मल्टीपल मुख्तलिफ गेमें पर्पस के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो हमारे अगर यहाँ पे कबड्डी होती है तो पूरे पीसीबी को प्रॉब्लम आ जाती है, जी कबड्डी क्यों है? हालांकि कबड्डी जो है मतलब क्रिकेट के जो शूज़ हैं वो नेल लगे होते हैं नीचे, तो कबड्डी उन्होंने बूटों के बगैर खेलना होता है, नंगे पाँव होते हैं, तो वो इतना एरिया भी नहीं लेते हैं। अगर उनको हम 1 दिन या 2 दिन के लिए दे भी देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जगह ख़राब होती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि यार मैं उसको 2 दिन या 3 दिन में सही कर लूँगा, तो वो करते भी हैं, खाद डाल देते हैं, उसके बाद अपना पाल डालते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम आती ही नहीं, तो बाकी आए तो उसे रिपेयर किया जा सकता है। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। नवीद साहब, अब क्रिकेट को बहाल कैसे किया जाए? क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है जिससे पीएसएल के मैचेस यहाँ पे फैसलाबाद में हो सकें? उसमें पिछले दिनों कुछ मैंने 2-4 बंदों से मिला हूँ, इंडस्ट्री वालों से और चैम्बर वालों को रिक्वेस्ट की है। तकरीबन आलमोस्ट 2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया नहीं होती। पूरी दुनिया में एक तो वो नाम होता है, जो भी एक बंदा सिंगल कर नहीं सकता, ये 2-3-4 लोग मिलके एक फैसलाबाद की टीम बना सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेयर ले सकते हैं। तो जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो मेरा ख्याल है कि 2 अरब रुपया लगाया होगा तो डेफिनेटली उन्हें उसमें मद में ज़्यादा पैसे वापस आ जाते हैं।
ये एक बिज़नेस है और प्लस जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो एक्स्ट्रा है। तो ये गेम चलाई हुई मैंने, अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए, क्योंकि जब इमरान हामिद साहब थे डीसी साहब, उन्होंने भी काफ़ी सारी ये गेम चलाई थी, मुख्तलिफ लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था कि यार इस PSL के लिए टीम बनानी फैसलाबाद की, तो वो चेंज हो गए। फिर उसके बाद अली हनान साहब आए, वो विज़िट तो उन्होंने तकरीबन जितने ज़्यादा स्टेडियम के किए, क्योंकि वो आटे का चल रहा था, फिर जश्न 12 था, तो उसके बावजूद अभी लास्ट मोमेंट पे जब चल रहे थे तो उस टाइम वो कह रहे थे कि जी डेफिनेटली हम अपना ना करते हैं कुछ। तो अभी जो लास्ट चली है, हमारे सेक्रेटरी हैं अहमद सईद मान साहब, उनके साथ बातचीत चल रही है, और अभी अब्दुल्ला नैयर साहब जो नए आए हैं DC साहब, उनसे अभी मीटिंग होनी है 1-2 दिन में। तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि फैसलाबाद की कोई टीम बन जाए, तो फैसलाबाद के अवाम के लिए भी बेहतर हो जाए और फैसलाबाद के प्लेयरों के लिए भी बेहतर हो जाए। तो फिर तो यहाँ पे कम से कम 8-10-12 मैच हो जाएंगे। तो बाकी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कह रहे थे इस दफ़ा PCB वाले जब बात चली थी तो जी 5 मैच या 3 मैच हम देंगे। अभी देखते हैं, अभी जब मुझे लगता है एक भी नहीं आएगा, जो टाइम सूरत काफ़ी हाल पड़ा जा है, रही है। अभी टाइम तो पड़ा है, बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं नवीद साहब, अगर अपनी फैसलाबाद की टीम बनानी हो, 2 अरब का एस्टिमेट आप दे रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी कितने लेता है, इस पर कोई वर्किंग की है आपने? जब प्रेजेंट करते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी आपने बात की, वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ तो बताते होंगे ना, ये प्लेयर इतने में आ सकता है, ऐसे हो सकता है, ये प्लेयरों स्ट्रेटजी की है। बात नहीं हुई, अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगे हैं मैंने, वो कोई परसों तक पहुँच जाने हैं। उन्होंने PCB ने कहा कि सारी फाइल भेजते हैं, तो वो फाइल के बाद जो प्लेयर तो फिर उस समय खरीदने होते हैं ना मुख्तलिफ, जब अपना उनकी रैंक होती है, बोली वगैरह लगती है, तो वहाँ बैठ के फिर जो भी कप्तान कोच बनाया जाएगा वो बैठेगा, वो टीम वो बनाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो बोली लगेगी फिर बोली लगेगी। फैसलाबाद की भी अगर टीम बन जाती है तो जनाब मेरा ख्याल है फैसलाबादियों का जोशो वलवला डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, ऐसे ही कोई शक नहीं है। अच्छा, क्रिकेटर कितने के हैं यहाँ पे फैसलाबाद में? आपको क्या लगता है, जैसे सपोज टीम बन जाती है, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी बहुत सारे होते हैं, कुछ 2-4 आप इंटरनेशनल ले लेते हैं, 2-4 आप पाकिस्तानी टीम के ले लेते हैं, तो क्या फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले भी 2-4 बीच रजिस्टर हो? डेफिनेटली वो होंगे, जैसे मैं हमारा इधर मोहम्मद आसफ था, जैसे बहुत सारे हमारे टेस्ट प्लेयर भी थे, वो अभी तो ज़ाहिर है वो ख़त्म हो गए। वो नए बच्चे जो काफ़ी, जिसमें देखा जाए कि फर्स्ट क्लास जो खेल रहे हैं, सुमात लड़का बड़ा अच्छा है बैट्समैन, मेरा नहीं ख्याल कि वो टीम से बाहर बैठता हो। तो इस तरह के और काफ़ी लड़के हैं जो अगर टीम बनती है तो बहुत ज़्यादा इन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा, PSL में जहाँ लोग इंटरटेन होते हैं, आपने देखा होगा कि ये टैलेंट को एक्सट्रैक्ट करने का भी एक बेहतरीन मौका होता है। आप बहुत सारे प्लेयर्स बाहर से भी लेते हैं जो कि अपना टैलेंट दिखाते हैं कि यार ये पाकिस्तानी टीम में शामिल होने के लायक हैं, तो ये कितना हेल्प आउट करता है इस काम में? मैंने पहले भी कहा कि वो चीज़ें देखना, जितना हम उनके अंदर जाएंगे, प्लेयरों में बैठेंगे, खेलेंगे बच्चे हमारे, तो वो ज़्यादा सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैच देखने से बच्चे सीख जाते हैं, कई जो टीम के अंदर होते हैं, साथ साथ खेलते हैं, उन्हें इतना वो सीखने का मौका मिलता है। तो यही एक चीज़ है जिसको लेके लर्निंग प्रोसेस चलता है बंदे का। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ अगर फैसलाबाद से स्पेसिफिकली देखा जाए या डिवीज़न से आप देख लें, कौन से ऐसे बड़े क्रिकेटर्स हैं, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेले, लेकिन अगर PSL खेला जाता है तो नए खून को या नौजवान को किसको मौका देना चाहिए जो आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है? आपके ख्याल में, आपकी नज़र में 2-4 नाम कोई ऐसे? नासिर खान लड़का एक मक्के है कि न्याजी है, DPS स्कूल का लड़का, वो मेरा खेल भी चुका है PSL। तो सुमादा लड़का जिसका मैंने बोला है अभी, ये बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? ये बैट्समैन मैंने बोले सारे। और हमारी नासिर खान जो है वो ऑलराउंडर है, बड़ा ही कमाल का ऑलराउंडर है वो, अगर उन्हें मौका मिला जाए तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, ज़्यादा बॉलिंग का टैलेंट है हमारे फैसलाबाद में या बैटिंग का? तकरीबन दोनों ही, बैट्समैन भी अच्छे हैं और बॉलर भी अच्छे हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा बैटिंग का टैलेंट है या बॉलिंग का? दोनों इक्वल है। इक्वल है? जी जी। तो ऑलराउंडर ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं? मैं तो बॉलर हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा यहाँ पे बॉलर और ऑलराउंडर ज़्यादा हैं, लेकिन बैट्समैन की तादाद भी काफ़ी है। बैट्समैन की तरह आप
अच्छा, मुझे नवीद साहब ये बताइएगा, क्या बात है कि हम आज तक शुएब अख्तर जैसा स्पीड बॉलर, पेस वाला बॉलर जो है वो पैदा नहीं कर पाए। हाँ, हारिस रऊफ या बहुत सारे आए, लेकिन वो स्पेसिफिक टारगेट अचीव नहीं कर पाए जो शुएब अख्तर के नाम पे आता है। आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। बहुत ज़्यादा जो ना क्रिकेट ना होने से भी अभी मैं फैसलाबाद की नहीं, बहुत सारी जगह की बात करूँगा, मगर लाहौर कलंदर ने बहुत सारा वर्किंग की हुई है। बहुत सारे लोगों को वो इन्वॉल्व करके वो टैलेंट ढूंढते हैं, जिसमें उन्हें एक लास्ट टाइम फास्ट बॉलर मिला है, क्या नाम था उसका, ज़मान खान लड़का बड़ा अच्छा मिला पाकिस्तान की टीम को। क्योंकि इस तरह मुख्तलिफ अदारे, क्योंकि हमारे बदकिस्मती ये थी कि अदारे बंद हो गए थे, तो जब डिवीज़न खेलने से बाद अदारे में बंदा जाता था ना तो बड़ा ही पॉलिश हो जाता था। तो शुएब अख्तर भी इसी तरह पिंडी से कम खेला, जब वो PIA में गया तो उसके बाद अपना ADVP में आ गया हमारे साथ, तो वहाँ पे वो पॉलिश हुआ प्रॉपर सारे मैच खेलने। तो इसी तरह अदारे बंद होने से बहुत ज़्यादा क्रिकेट का मुझे नुकसान हुआ है। तो अभी दोबारा ओपन किए हैं, देखिए अल्लाह करे कि हमें कोई ना कोई डेफिनेटली बंदा मिलेगा जो मुझे शुएब अख्तर को बीट करेगा या और अपना अच्छा बॉलर आएगा। असद, आपकी नज़र में क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए फिल-4 PCB को? PCB को अभी फ़िलहाल तो डिस्ट्रिक्ट हुई है। डिस्ट्रिक्ट पहले जो स्ट्रक्चर चल रहा था वो पहले सिटी क्रिकेट होती थी, फिर डिवीज़न होती थी। अब सिस्टम आया कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो गई है और रीजन क्रिकेट बहाल हो गई है। तो रीजन के लड़के ज़्यादा खेलेंगे तो रीजन के लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि हमारा फैसलाबाद रीजन है, फैसलाबाद के लड़के ज़्यादा खेलेंगे तो फैसलाबाद में भी टैलेंट काफ़ी नज़र आएगा आगे। क्या क्लब्स के लड़के प्रमोट होते हैं आगे? डेफिनेटली प्रमोट होते हैं। अगर आप पर अच्छे लड़के हो तो आप ट्रायल आउट सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देते हैं, ट्रायल होकर ट्रायल में परफॉर्म करो, आप रीजन की टीम में आ जाते हो। जैसे दूसरी चीज़ों पे सियासत चलती है, क्या क्रिकेट में भी PCB सियासत चलाता है? इसका आइडिया नहीं है मुझे। नहीं, मेरा काम तो आइडिया है वो मेरा ख्याल किसी को भी नहीं है। मेरा काम तो है क्रिकेट खेलना, बाकी क्रिकेट खेल के आगे जाना भी आपका काम है। तो आगे जाने के लिए जब रुकावट आती है तो सबसे पहले क्रिकेटर को ही पता चलता है। मेरा बिलीव अल्लाह पे है, परफॉर्मेंस दो फिर आप कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, आपने बात ठीक की और मुझे भी लाजवाब कर दिया। तो नवीद नज़ीर साहब की तरफ, फैसलाबाद में मैं आपको बात काट रहा हूँ। फैसलाबाद में जितनी सियासत है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में इतनी सियासत हो क्रिकेट में जितनी फैसलाबाद में है। तो ऐसा क्यों है नवीद साहब? वजूहात वही कहने लगा हूँ कि एक दूसरे की टांग खींचना तो इंतहाई ज़्यादती है कि अल्लाह ताला जो बच्चा मेहनत करता तो अल्लाह ताला फल देता है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला क्या कहूँ इस पे बहुत सारी गलत बात हो जाएगी इस मौके पे बैठ के। लेकिन बात यही है कि जब कोई मेहनत कर रहा हो खुश होना चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन अगर आप खुद इस मुकाम पे नहीं पहुंच सके, कोशिश करें अल्लाह ताला आपके हाथ से किसी ना किसी को ऐसे मुकाम पे पहुंचा दे और किसी एक की भी ज़िंदगी संवारने में आप कोई किरदार अदा करते हैं। यकीन जानिए उसकी 7 नस्लें तो संवरते हैं। जब तक वो बैठ के खाएगा, जब तक अपना नाम बनाएगा, उसका अजर आपको साथ ही साथ मिलता जाएगा, क्योंकि अजर अल्लाह ने देना होता है। अगर वो शख्स नहीं भी दे रहा, आपसे लड़ाई झगड़ा नाराज़गी या फिर किसी सियासत की बिना पे आपसे साइड पे हो गया, आपको गुस्सा चढ़ता है कि यार इसे बनाया सब कुछ मैंने और अब मुझे ही आंखें दिखा रहा है, तो दिखाता रहे भाई, अल्लाह ताला तो है ना सब जानने वाला। तो इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप टेंशन नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। असद रज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। असद, अपनी क्रिकेट की जर्नी के हवाले से हमें बताएं कौन कौन सी अचीवमेंट आपने ली और इसके साथ साथ क्रिकेटर की लाइफ कैसी होती है, ज़रा इस हवाले से भी बताएं। अपनी सुबह की रूटीन, एक्सरसाइज सारी। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होता है उसको डाइट प्लान करना पड़ता है, जिम करना पड़ती है, रोज़ाना की ट्रेनिंग करना पड़ती है। और मैं अपना बताऊं तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया था 2016-17 में। अच्छा। अगेंस्ट हैदराबाद अंडर 19 में मैंने 10 के 10 आउट, पूरी टीम आउट की थी हैट्रिक के साथ। अरे क्या बात है, क्या बात है। और फिर अभी रिसेंटली सीनियर डिस्ट्रिक्ट हुई है, उसमें मैंने 5 मैचों में 22 आउट किए हैं और एक इनिंग्स में 7 आउट किए हैं। तो फास्ट बॉलिंग करते हैं? जी मैं फास्ट बॉलिंग। तो फास्ट बॉलिंग में क्या पेस आपकी जाती, कोशिश करते हैं ज़्यादा पेस? मेरी 140 प्लस होती है। 140 प्लस? जी। नवीद साहब, नवीद भाई के कोचिंग में भी खेला हूँ मैं।
ये तो फिर एक हम अच्छा प्लेयर है जो कि प्रोड्यूस कर रहे बड़ा हैं अच्छा माशाल्लाह ये कर रहा है, बड़ी देर से 3-4 साल से बड़ा अच्छा खेलता आ रहा है। अंडर 19 से लेके अभी तक, पिछले साल भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस साल भी अच्छी परफॉर्मेंस है और इसको काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा रीजन खेलेगा तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है ये। अच्छा नवीद साहब, मुझे ये बताइएगा मोहम्मद आसिफ के हवाले से क्या कहेंगे? कहा जाता है कि वो बॉलर नहीं मजिशियन था, बॉल इधर फेंकनी जानी उधर, मतलब बैट्समैन को चकरा देता था। एक बार बहुत ज़्यादा स्विंग थी उसके पास, तो क्या आइटम थी क्या? वो फिंगर सारे ही लगाते हैं लेकिन घूमता उसी के पास क्यों था? वो घूमता नहीं बल्कि झूमता था। झूमता था वो, और भी झूमता था, तो प्लस ये बड़ा अच्छा वो अपना ना उसकी लाइन था और उसको मके जितना भी वो खेला है, मके डिवीज़न से खेला है, फिर वो पाकिस्तान से खेला, उसने बड़ा ही मज़ेदार क्रिकेट खेली है और बड़ी मेहनत की है। और वाकई आपकी बात है कि वो बैट्समैनों को हिला के रख देता था, घुमाता था, तो स्विंग अच्छी थी उसके पास ना। जैसे हमारे पहले वसीम अकरम और वकार आकब शुएब अख्तर के पास थी, शुएब अख्तर के पास प्लस स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वकार के पास स्विंग बहुत अच्छी थी, तो ये आसफ के पास भी स्विंग जो थी ना बहुत ज़्यादा थी। बैट्समैन को वाकई खेलना बड़ा मुश्किल था। तो आपने बहुत सारे बॉलर्स भी देखे, बैट्समैन भी देखे अपनी लाइफ के अंदर, लाइव खेलते हुए भी देखा, उनको होस्ट भी किया आपने। आपका फेवरेट कौन है? दोस्ती से हट के क्रिकेटर की बात की जाए, ये मुस्कुराहट मुझे क्यों लग रहा है कि ताल्लुकात खराब नहीं, करने ताल्लुकात खराब नहीं होते। मैं शुरू से तो मैं जुवेमी अंदाज को बहुत ज़्यादा लाइक करता था और लेफ्ट आर्म स्पिनर थे इकबाल कासम कराची के, तो क्योंकि मैं खुद स्लो बॉलर था तो मैं उनको लाइक करता था बहुत ज़्यादा। तो नवीद साहब ये भी बताइएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपना विजन लेके आते हैं कि यार मैं आगे जाके ये क्रिकेटर बनूंगा, इस जैसा बनूंगा, उस जैसा बनूंगा, इतने ज़बरदस्त अज़ाइम लेके आते हैं, लेकिन जब इंटरनल सियासत पॉलिटिक्स देखते हैं तो वो यूँ समझते हैं जैसे उनका करियर ही तबाह हो गया है। 5 साल 10 साल देने के बाद भी उन्हें आगे कुछ नज़र नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हालात मुल्क के चल रहे हैं और जो इतनी ये महंगी गेम है, इसमें बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। स्पेशली तो फैसलाबाद में पहले हमारे इधर आजाद फरूक साहब थे, सेक्रेटरी भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने बच्चों को नामाज से नवाजा, बड़ा उनका देखभाल की। एक तारक है काउंटी स्टार वाला, उसके साथ साथ अभी जवाहर क्लब वाले बड़ा अच्छा मेल और फीमेल दोनों को बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बड़ा क्रिकेट करवा रहे हैं। और पाकिस्तान में वाहद वो अदारा होगा जो मक्के एंट्री से आम एंट्री लेते हैं 50,000 रुपया, तो वो लेके 2 लाख रुपए का नाम है। उन्होंने 20,000 की एंट्री लेके 3 लाख 5 लाख तक इनाम दे रहे हैं कि बच्चों में जोश हो, जब बच्चों के पास पैसे जाएं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए इतना खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं के ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दाद देना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट के अलावा बाकी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग प्राइवेट लोग जो इन्वॉल्व होकर पैसा लगा रहे हैं, तो ये ऐसे लोग होना ही चाहिए जिसमें मतलब स्पोर्ट्स हमारी चलती रहे और पाकिस्तान का नाम हमारा रोशन रहे। जैसे परसों कल रात वो अर्शद नदीम जो था, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सेकंड रहा। तो इस तरह के स्पोर्ट्स सारी जो है वो बड़ी अच्छी है। और स्पेशली जितनी महंगाई हो चुकी है, इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। जितनी देर के कोई ताजरान और कोई इंडस्ट्री लोग वाले बीच में ना आए तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। अच्छा, दूसरा मुझे नवीद साहब इस हवाले से भी बताइएगा, जब कोई भी टैलेंट एक्सट्रैक्ट करना होता है पीसीबी का कैंप लगाया जाता है, फैसलाबाद में क्यों नहीं लगता? इस दफा नहीं लगाया गया फैसलाबाद में कैंप लगता है जब ट्रायल होते हैं, तो वो ट्रायलों में ये अभी हमने चंद दिन पहले ही शो किया था, उसमें पूरा बताया कि भाईजान कैंप मुख्तलिफ शहरों में लगे, फैसलाबाद में नहीं लगा। वो फीमेल का अभी उन्होंने ट्रायल किए हैं कोई 4 दिन पहले, तो मेरी वहाँ पे पीसीबी वुमेन चेयरमैन से बात हुई है। उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमारी अकेडमी चल रही थी, वहाँ पे हमने ट्रायल रखे हैं। फैसलाबाद का नाम मैंने कहा जी फिर वही पीसीबी वाले जो
इधर कर रहे हैं लड़कों में, इसी तरह अपने फीमेल में भी ये करना शुरू कर दिया उन्होंने कि ऐसी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट स्टेप इनका ही है फैसलाबाद का ही। यहाँ पे एकेडमी नहीं थी तो जहाँ पर हमारी लाहौर, पिंडी, कराची, मुल्तान यहाँ एकेडमी थी, वहाँ पे हमने ट्राई रखे हैं। तो आप लाहौर में बच्चियों को भेज दें तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम देख लेंगे। जैसे इंटरनेशनल सीनियर के हमारे जो यहाँ पे असद खेल रहा था अभी, ये पहले लाहौर से बंदे आए, उन्होंने ट्रायल लिए हैं, उसके बाद कैंप लगा इनका 8-10 दिन 15 दिन का, तब उनके बाद मैचेस हुए हैं ये वाले। अच्छा, दूसरा मुझे नवीद साहब ये भी बताइएगा कि ख़वातीन के हवाले से एकेडमी की अगर बात करें तो एकेडमी फैसलाबाद में क्यों नहीं मौजूद? अगर बाकी शहरों में है तो फैसलाबाद में क्यों नहीं है? पीसीबी हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं फैसलाबाद में, तो फैसलाबाद से लड़ाई क्या है? स्टेडियम से हट के भी अगर बात, स्टेडियम से हट के मतलब स्पेशली जो भी एसोसिएशन होती है ना शहर की, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारे माजर के साथ हमारे मतलब यहाँ पे जो 2 या 3 ग्रुप बने हुए हैं ना, उनकी आपस में लड़ाई ख़त्म नहीं होती। तो पीसीबी वाले पहले चाहते हैं कि ऐसे हमें सुकून रहे एक तरफ से, हमें कोई ना पूछने वाला हो ना, और वरना जहाँ भी एसोसिएशन बनी, हमारा तो 3-4 साल हो गए ना, एसोसिएशन ही कोई नहीं है, क्रिकेट भी नहीं हो रही। तो पीसीबी वाले ना डॉग लगा के कुछ कर रहे हैं, अगर कोई डॉग लगा के क्रिकेट तो कराएं ना, एकेडमी बनाएं यहाँ पे। वो पहले अंडर 19 का 3-3 माह का कैंप लगता था, वो भी नहीं लगाया जा रहा है। और पीसीबी ने पूरे फैसलाबाद में क्रिकेट के साथ ही सारा कुछ किया जा रहा है, ये मतलब समय से बाहर है। तो इसको अब काउंटर करने के लिए कोई पॉलिटिकल पावर यूज करने की जरूरत है? वो भी आपके सामने चल रहा है अभी तक। अच्छा, एहतजाज नहीं देखने को मिलता खिलाड़ियों का? कहते हैं बाद में क्लबों में भी नहीं खेलने देते अगर एहतजाज किया जाता है, ये भी सच्चाई है? ऑलमोस्ट ये सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं। पीसीबी की नजर में वो बंदा आ जाता है, इन्हें अच्छा हमारे खिलाफ, ठीक है पकड़ लो इसे, पकड़ के फिर उसको हमेशा के लिए बैन कर दी जाता है। कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा जो है वो बन जाएगा क्रिकेटर, लेकिन तुम्हें नहीं हम टीम में आने देंगे। इसमें यानी सच्चाई है? सच्चाई है। तो ये तो फिर अपना हक मांगना भी जुर्म बन गया है हमारे पाकिस्तान में, ऐसे हो रहा है। हल क्या है नवीद साहब, हल क्या है इसका? किस तरह हल फिर वही है कि अभी मैंने रिसेंटली भी 4-5 दिन पहले आपकी सिटी 41 पे एज लाइव करवाया अपना यही पीएसएल के मैचों, इंटरनेशनल मैचों के लिए, और फर्स्ट क्लास के मैचेस होते थे वो भी उन्होंने इस दफ़ा ख़त्म करके हमें ग्रेड 2 के मैचेस दे दिए हैं। वो भी मैं उन्हें अपना वादा करवा रहा हूँ पीसीबी वालों को। देन अपना फीमेल ने कुछ स्ट्राइक करनी थी पिछले दिनों में, काफ़ी लंबी चौड़ी स्ट्राइक थी उनकी, बारिशें हो गई हैं जिसकी वजह से वो रुक गई है। वो तकरीबन सुनने में आ रहा था कि कोई 40-50 लड़कियां थी जो सामान को भी आग लगाना था उन्होंने, और प्लस अपनी वो आवाज़ भी उठानी थी। तो बिल्कुल पीसीबी वाले बिल्कुल फैसलाबाद को ऐसा समझ रहे हैं कि फैसलाबाद पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। तो मैं इसके लिए मतलब यही होगा कि मीडिया के थ्रू किया जाए। फिर वही आपकी बात आ जाती है कि वो काउंटर हो जाता है बंदा कि ये वाला बंदा इसको अपना खेलने नहीं देना, तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है आपने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला आज के शो के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।